दोस्तों, वेबसाइट का लेआउट सेट करने के लिए और उसको इजी टू नेविगेट करने के लिए हमें मजीद कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले कैटेगरीज आती है। अगर हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट एक कैटेगरी से सब कैटेगरी और सब टॉपिक से डिवाइड हो, ताकि अगर किसी ने कैंपिंग से रिलेटेड कंटेंट पे जाना है तो वो पहले कैंपिंग की कैटेगरी में जाए और वहां से उससे कैंपिंग से रेलेवेंट जितनी भी पोस्ट हमने कर रखी हैं उसको वो नजर आ जाए। इसी तरीके से अगर कोई फिशिंग से रिलेटेड कंटेंट ढूंढना चाहता है तो जस्ट फिशिंग की कैटेगरी पे क्लिक करे और उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हमने अपने ब्लॉग पर कर रखी हैं वो उसके सामने डिस्प्ले हो जाए। और साथ साथ बात आती है मेन्यूज। नेविगेशन किसी भी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जब भी यूजर लैंड करते हैं हमारी वेबसाइट पर तो उसे पहली चीज जो प्रोमिनेंट नजर आती है वो होती है हमारी वेबसाइट की नेविगेशन, जिसको हम मेन्यू कहते हैं। और इसके साथ साथ विजेट्स, मैंने शायद पहले भी बताया था कि विजेट्स कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट या ऑप्शंस हमारे साइड बार में या हमारे फुटर के अंदर कहीं पर भी ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैटेगरीज से किस तरह बेनिफिट लिया जाता है, मेन्यूज को कैसे बनाना है और किस जगह पे डिस्प्ले करना है और वहां पे डिस्प्ले क्या करना है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि विजेट्स को कैसे हम बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं और वहां पे कार आमद जो हमारा कंटेंट है वो शो करवा सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन करना है और डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमें पोस्ट के सेक्शन में कैटेगरीज का मेन्यू नजर आ रहा है। हम कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड नई कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कैंपिंग। आप स्लग एक्चुअली उसका यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है। आप स्लग को एम्प्टी छोड़ेंगे तो जो उसका नेम होगा वही स्लग बन जाएगा। पेरेंट कैटेगरी की कुछ सब कैटेगरीज भी हो सकती हैं। अगर कैंपिंग किसी पेरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है, जैसे कि आउटडोर हो सकता है, इसी तरीके से अगर किसी और कैटेगरी बिलोंग करती है तो यहाँ से हम पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन को आप फिलहाल एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अगर फ्यूचर में आप कैटेगरीज की डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज भी करना चाहें तो यहाँ पे आप रेलेवेंट कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कैंपिंग अपीयर हो गई। इसी साथ साथ मैं सेकंड कैटेगरी बनाता हूँ फिशिंग, इस तरह बना लेता हूँ कायाकिंग और इनको ऐड कर लेता हूँ। सो अब मैंने ऑलमोस्ट 4 कैटेगरीज ऐड कर रखी हैं, जिसमें से एक बाय डिफॉल्ट ऐड थी, बाकी 3 मैंने मैनुअली ऐड की हैं। अब मैं इन कैटेगरीज को मेन्यू में लाना चाहता हूँ तो मैं अपीयरेंस में जाऊंगा। अपीयरेंस के विजेट अपीयरेंस के मेन्यू में एक मेन्यूज का नेविगेशन मौजूद है। मेन्यूज पे जाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन्यू की सेटिंग में डिस्प्ले लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर हम अपने मेन्यू को हेडर में शो करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम प्राइमरी का जो मेन्यू है वो उसकी लोकेशन हेडर सेट हुई होगी, वो हम बाद में चेक कर सकते हैं। तो मैं अपने मेन्यू की जो लोकेशन है वो प्राइमरी सेट करता हूं और मैं अपने मेन्यू को एक नाम भी दे देता हूं। लेट्स सपोज हेडर मेन्यू। ये कहीं पे वैसे डिस्प्ले नहीं होगा पब्लिकली, लेकिन मेरी समझ लें मेमोरी के लिए लिखना ज़रूरी है। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से आके आप जो रेलेवेंट पोस्ट हैं जिनको आप मेन्यू में शो करवाना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम लिंक्स, अगर आप खुद से कोई कस्टम लिंक ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या अगर आप कैटेगरीज को ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपीयर हो गई। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि होम पेज का भी एक लिंक ऐड कर दूं, तो मैं अपने वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करूंगा, यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में मैं होम लिख दूंगा, ऐड टू मेन्यू, और होम टॉप पे आ गया। अब मैंने सेव मेन्यू कर दिया। अब मैं वेबसाइट के पेज पे जाता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन्यू ऐड हो चुका है, कैंपिंग, फिशिंग, कयाकिंग। अगर मैं मजीद एलिमेंट्स भी मेन्यू के अंदर ऐड करना चाहता हूं तो वो मैं यहाँ से एक एक करके ऐड करता जाऊंगा। सो थर्ड हमारा आता है विजेट्स। नॉर्मली जो थीम्स होते हैं उनकी एक साइड बार होती है। साइड बार में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करने के लिए हम विजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्डप्रेस के बाय डिफॉल्ट बहुत सारे विजेट्स होते हैं, हम एक एक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगेन वर्डप्रेस का एडमिन मेन्यू, अपीयरेंस में
विजेट्स। सो मैं यहाँ पे विजेट्स में पहुंचा। वेलकम टू ब्लॉक विजेट्स। आप ये देखें कि ऑलरेडी जो साइड बार 1 है उसमें ये रीसेंट पोस्ट का विजेट ऐड हुआ है, रीसेंट कमेंट्स का विजेट ऐड हुआ है। तो यहाँ से जिस तरह मैं अपने पेज को डिज़ाइन कर रहा था, इसको भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो रिमूव हेडिंग में अगर कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से रिमूव कंटेंट कर सकता हूँ, तो मैं अगर मज़ीद कोई ऐड करना चाहता हूँ तो प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इन्फो बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ साइड बार में, और जिसमें मैं ऐड कर देता हूँ कोई डिस्क्लेमर वगैरह। तो ये साइड बार में डिस्क्लेमर कंटेंट ऐड हो जाएगा। सिंपली आप इसको अपडेट करेंगे। आप किसी भी पोस्ट को क्लिक करते हैं तो ये साइड बार में आप देख सकते हैं कि डिस्क्लेमर का कंटेंट ऐड हो गया। और ये साइट वाइड होता है, मतलब थ्रू आउट द वेबसाइट ये कंटेंट, ये विजेट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आप डायनामिक साइड बार्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक एडवांस फीचर है, फिलहाल आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आप साइड बार में कोई विजेट स्टिकी करना चाहते हैं तो डिफरेंट थीम्स के अंदर स्टिकी का ऑप्शन भी होता है। अगर थीम्स ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते तो आप कोई एक्सटर्नल प्लगइन यूज़ करके अपने किसी भी विजेट को स्टिकी कर सकते हैं। सो ये था हमारे सेटिंग अप कैटेगरीज, मेन्यूज एंड विजेट्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी हमने अगेन कंटेंट डालना स्टार्ट करना है और वेबसाइट स्टार्ट करनी है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने कंटेंट राइटिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कंटेंट या हमारा पेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है? तो उसके लिए हम कुछ टूल्स का सहारा लेते हैं, और उन टूल्स में वर्डप्रेस के कुछ प्लगइन्स भी शामिल हैं। तो वर्डप्रेस के जो 2 प्लगइन्स हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और उनमें से कोई एक प्लगइन हम यूज़ करेंगे अपने एसईओ को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो पहले नंबर पे है योस्ट। योस्ट एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत पुराना और वाइडली यूज्ड एसईओ प्लगइन है वर्डप्रेस का, जो कि हमें बहुत सारे एसईओ के फीचर्स प्रोवाइड करता है, और हमें ना सिर्फ कंटेंट की कुछ क्वालिटी और उसका एसईओ स्कोर बताता है, बल्कि रीडेबिलिटी स्कोर और बहुत सारे एसईओ के ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पे है रैंक मैथ। रैंक मैथ एक कंपैरेटिवली नया प्लगइन है, योस्ट के बाद आया, लेकिन ये बहुत हैंडी बन चुका है। अब बात याद रखने की ये है कि आपने इन दोनों में से कोई एक प्लगइन यूज करना है। दोनों प्लगइन्स एट अ टाइम आप यूज नहीं कर सकते। और आई होप अगर आप ट्राई भी करेंगे यूज करने की तो आपको वार्निंग देगा कि आप कोई एक प्लगइन यूज करें, या एक प्लगइन का डेटा अगर आप ऑलरेडी यूज करें तो माइग्रेट कर लें दूसरे प्लगइन पे। तो अभी हम जाके देखते हैं प्रैक्टिकली कि हमने किस तरह ये प्लगइन इंस्टॉल करना है और किस तरीके से उनसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हमें अगेन वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आना पड़ेगा और वहां से प्लगइन्स के मेन्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इंस्टॉल्ड प्लगइन का जो पेज है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने अपेयर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 2 प्लगइन्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में ऐड होते हैं। इसके अलावा हमने कैडेंस ब्लॉक्स एक प्लगइन किया अपने जो गुटेनबर्ग के ब्लॉक्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, और साथ ही WP डमी कंटेंट जनरेटर आपने ये यूज़ नहीं करना मनी साइट पे। हमने जस्ट आपको समझाने के लिए, चूंकि इस पे प्रैक्टिकल करना था, तो ये प्लगइन इंस्टॉल किया। आपने अगर लाइव साइट है, आप मनी साइट पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं, तो देन आपने कोई भी डमी कंटेंट ऐड नहीं करना। आप स्ट्रेट अवे अपना जो प्रॉपर कंटेंट है उसको ऐड करने से स्टार्ट लेंगे। सो ऐड न्यू पे जाएं, ऐड न्यू प्लगइन पे, और यहाँ पे हमने लिखना है रैंक मैथ। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, योस्ट भी यूज कर सकते हैं, रैंक मैथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रैंक मैथ ही यूज करने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं एक्टिवेट करूंगा। सो प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद मेरे सामने एक विजर्ड अपेयर हो गया। सो मैं कनेक्ट फ्री अकाउंट, अब अगर आपका अकाउंट कोई बना हुआ है तो आप कनेक्ट अकाउंट कर लेंगे। अगर आप अकाउंट कनेक्ट नहीं करना चाहते रैंक मैथ के साथ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। खैर, मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूं। आप जीमेल के साथ, अपने फेसबुक के साथ लॉगिन हो सकते हैं। आपको ईमेल से अलग से एक्टिवेशन की ज़रूरत
नहीं है। सो प्लगइन मेरा एक्टिवेट हो गया और दोबारा स्क्रीन जो है विज़ार्ड की तरफ आ गई। सो यहाँ पे रैंक मैथ मुझे दो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक है इजी मोड और दूसरा है एडवांस्ड मोड। सो मैं इसके एडवांस्ड मोड को ही सिलेक्ट रखूंगा। स्टार्ट विज़ार्ड, यहाँ पे वो बताता है कि आपकी वेबसाइट के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दो। आपकी माई ब्लॉग इज़ अ पर्सनल ब्लॉग, ब्लॉग न्यूज़, पर्सनल पोर्टफोलियो, स्मॉल बिजनेस साइट, अदर पर्सनल साइट, अदर बिजनेस वेबसाइट। तो आप इसको पर्सनल ब्लॉग भी रख सकते हैं अगर आप एफिलिएट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उस पर हमारी पर्सनल रिव्यू ही दे रहे होंगे। या इसको अगर आप अदर पर्सनल वेबसाइट, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपकी एसईओ को इफेक्ट नहीं करेगी। आप लोगो चूज कर सकते हैं, ऑलरेडी उसने फैच कर लिया हमारा जो लोगो अपलोड कर रखा है हमने। और इसी तरह से डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज, अगर आपकी वेबसाइट कोई सोशल मीडिया पे शेयर करता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो वहां पे जो थंबनेल अपीयर होगा वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कनेक्ट गूगल सर्विसेज, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रैंक मैथ का। ये आपको गूगल सर्विसेज से कनेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आप वेरीफाई साइट ओनरशिप ऑन गूगल सर्च कंसोल इन अ सिंगल क्लिक। देखें, गूगल सर्च कंसोल में हमने अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें वेरिफिकेशन करवानी होती है अपनी वेबसाइट की। तो रैंक मैथ से अगर हम गूगल से कनेक्ट कर लेंगे रैंक मैथ को, तो हमें जो सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन है उसके लिए अलग से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। ट्रैक पेज एंड कीवर्ड्स रैंकिंग विद एडवांस्ड एनालिटिक्स मॉड्यूल, easily set up Google Analytics without using any other third-party plugin, automatically submit sitemaps to the Google Search Console। So इतने ज़्यादा benefits दे रहा है हमें Google से कनेक्ट करना, तो हम इसको कनेक्ट कर ही लेते हैं। कनेक्ट गूगल सर्विसेज, आप यहाँ से अपना जो गूगल अकाउंट है वो सिलेक्ट करेंगे। आप इन चारों ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, चारों ऑप्शन को मैंने टिक क्यों किया? क्योंकि मुझे रैंक मैथ पे ट्रस्ट है कि ये इस डेटा को या इस इनफॉर्मेशन को स्पैम नहीं करेगा। सो सर्च कंसोल में मेरी कोई वेबसाइट अभी ऐड नहीं हुई, यहां से वो अपेयर नहीं हो रही, तो सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूं फिलहाल के लिए। सो नेक्स्ट में जब अपनी वेबसाइट ऐड करूंगा तो मुझे दोबारा से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फाइल वगैरह अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट है साइट मैप। साइट मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपकी वेबसाइट का। तो साइट मैप्स को आपने एनेबल रखना है। ये समझ लें कि आपकी वेबसाइट की जो ओवरऑल समरी होती है, लिंक्स टू ऑल पेजेस ऑलमोस्ट, वो आपके साइट मैप में आ जाते हैं। और अगर कोई बॉट आपके साइट मैप को विजिट कर ले तो वहां से वो आपके तमाम पेजेस तक एक्सेस कर सकता है। सो इंक्लूड इमेजेस, यस इंक्लूड इमेजेस कर लें, पोस्ट पेजेस दोनों को इंक्लूड कर लो और कैटेगरीज को भी इंक्लूड कर लो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। अच्छा, नेक्स्ट है एसईओ ट्वीक्स, मतलब थोड़ी बहुत हमें ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन देता है कि आप अगर डिफरेंट फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, ऑप्शंस को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहला है नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव्स। नो इंडेक्स होता है कि हमारे इस पेज को इंडेक्स मत करो, गूगल अपने पास ना उठाए। वो कहते हैं कि जो ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर कोई पोस्ट अभी तक ऐड नहीं हुई है वो एम्प्टी पड़ी है, और इसी तरह कोई टैग है जिसके अंदर कोई पोस्ट ऐड नहीं हुई, तो क्या मैं उसको नो इंडेक्स रखूं? तो ऑब्वियसली नो इंडेक्स ही रखें, क्योंकि उसके अंदर कोई कंटेंट तो ज्यादा है नहीं, तो हम नहीं चाहेंगे कि गूगल उसको अपने पास सेव कर ले या इंडेक्स कर ले। नेक्स्ट ऑप्शन है नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। हमारी वेबसाइट पे किसी बैरूनी वेबसाइट का जो भी लिंक जा रहा होगा वो एक्सटर्नल लिंक कहलाता है, तो उसको नो फॉलो रखने का पूछ रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस को नो फॉलो रखना है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दें। खैर, नो फॉलो तमाम एक्सटर्नल लिंक्स को नहीं करना चाहिए। अगर जिसको हमने करना होगा तो हम उसको मैनुअली नो फॉलो सेलेक्ट कर लेंगे। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब एंड विंडो। अब इस पे भी ये बहुत कोई इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, ये आपके यूजर एक्सपीरियंस से रेलेवेंट तो है कि अगर आपका कोई एक्सटर्नल लिंक, जो कि मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, उसको आप न्यू विंडो में ओपन करवाना चाहते हैं तो इसको टिक कर दें। तो इसको भी मैं ऑफ ही रखता हूं। अगर मैं किसी लिंक को न्यू विंडो में ओपन करवाना होगा तो मैं मैनुअली उस लिंक के एट्रीब्यूट्स में जाके ये सेट कर सकता हूं कि वो नए विंडो के अंदर ओपन हो। अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। ओके, योर साइट इज रेडी नाउ। अब जो बेसिक सेटिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, साइट हमारी रेडी है रैंक मैथ के साथ काम करने के। और एनेबल ऑटो अपडेट ऑफ द प्लगइन, आप इसको भी एनेबल कर लें तो आपका जो प्लगइन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाया करेगा।
और मैंने पहले बताया था कि अपने प्लगइन्स को, थीम्स को, अपने वर्डप्रेस को अप टू डेट रखना है। सेटअप एडवांस्ड ऑप्शंस, अब यहाँ से हम एक और स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि है एडवांस्ड ऑप्शंस। सो रोल मैनेजर क्या है कि आपने डिफरेंट यूजर्स बना रखे हैं अपनी वेबसाइट पर और आप नहीं चाहते कि हर यूजर को एडमिन प्रिविलेजेस हों, तो यहाँ से आप रोल्स को मैनेज कर सकते हैं कि किस यूजर को कितनी एक प्रिविलेजेस हासिल हो। खैर अभी हमारा सिर्फ एक ही यूजर है तो अभी हम इसको टच नहीं करते। आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है 404 मॉनिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। समटाइम्स आपने एक पेज के अंदर अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज का लिंक एम्बेड किया और पता चला कि आपने यूआरएल कोई मिसमैच आप पुट कर बैठे थे। अब वो आर्टिकल लाइव हो जाता है, गूगल उसको इंडेक्स कर लेता है, आपके सर्च कंसोल के अंदर एरर आ जाता है कि आपके 404 पेज है और आप परेशान होते हैं कि मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे कि 404 का जो एरर है वो अकर हो। तो समटाइम्स इस छोटी छोटी मसलों की वजह से आपको एरर्स का सामना करना पड़ सकता है, वार्निंग का सामना करना पड़ सकता है अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में। सो 404 मॉनिटर को आप ऑन ही रखेंगे। इसी तरह रीडायरेक्शंस को भी आप ऑन रखें कि अगर हमें किसी किस्म की रीडायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो हम ये फीचर यूज कर सकें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। ओके, नेक्स्ट है जी स्कीमा मार्कअप, अनदर वेरी यूजफुल ऑप्शन, अनदर वेरी यूजफुल फीचर ऑफ रैंक मैथ। स्कीमा टाइप को आप इनेबल रखेंगे। स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट आर्टिकल ही रखेंगे आप। आर्टिकल टाइप क्या है जी, आपका ब्लॉग पोस्ट है, न्यूज़ आर्टिकल है या आर्टिकल है, आप आर्टिकल या ब्लॉग आर्टिकल आप सेट कर सकते हैं। स्कीमा टाइप फॉर पेजेस, अब पेजेस जो हैं वो आर्टिकल जो नॉर्मली नहीं होते तो आप उनको मैनुअली वहां जाके सेटअप कर लेंगे। फिलहाल आप नन पे क्लिक कर सकते हैं। सो स्कीमा को हमने इन डेप्थ एक अलग लेक्चर में भी डिस्कस करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने इस विज़ार्ड को क्लोज कर दिया और ये स्क्रीन हमारे सामने अपीयर हो गई। तो आप देख सकते हैं कि 404 मॉनिटर ये इनेबल्ड है। ACF एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स का जो ऑप्शन है, अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं, ये एक प्लगइन होता है जो रैंक मैथ के साथ अगर आप सिंक करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर देंगे। इस तरह AMP का ऑप्शन है, एनालिटिक्स का ऑप्शन है, VBPress एक फोरम का प्लगइन होता है, वो आप यूज़ करना चाहते हैं, बड़ी प्रेस यूज़ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हैं तो उनको आप इनेबल कर लेंगे। अगर आपकी वेबसाइट में लोकल SEO या नॉलेज ग्राफ यूज़ हो रहा है तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। रीडायरेक्शन को हम ऑलरेडी ऑन रख चुके हैं। स्ट्रक्चर डेटा को भी इनेबल रखना है एंड ऑल डन। सो यहाँ पे हमने बेसिक जो इंस्टॉलेशन थी रैंक मैथ की वो कंप्लीट कर ली है और मज़ीद हम एनालिटिक्स को और इसके फर्दर जो मेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंप्रेशन, अब ये आपके जो गूगल सर्च कंसोल है उससे कनेक्ट हो गया, वहाँ से डेटा फेच करके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा, बहुत यूज़फुल चीज़ है। ट्रैक कीवर्ड परफॉर्मेंस, जो आपके टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स होते हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। अगेन ये वाला डेटा भी आपके सर्च कंसोल से कनेक्शन के बाद ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा और फ्री रैंक मैथ पे अवेलेबल नहीं है, इसके लिए पेड प्लगइन होना बहुत ज़रूरी है। सो कीवर्ड पोजीशंस, कौन सी कीवर्ड्स आपके टॉप 3 पोजीशंस पे हैं, कौन से 4 to 10 पोजीशन पे हैं और कौन से टॉप 50 में आपकी ब्लॉग पोस्ट आती हैं, तो वो यहाँ पे आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसी तरह टॉप 5 विनिंग एंड लूजिंग पोस्ट, कि कौन सी पोस्ट आपकी सर्च इंजन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही थी और कौन सी अपनी परफॉर्मेंस लूज कर बैठी हैं, तो वो भी आपके सामने यहाँ पे अपीयर होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने रैंक मैथ को अपग्रेड करके पेड पे ले जाना पड़ेगा। हम अपने एनालिटिक्स के नेक्स्ट मेन्यू पे चलते हैं, साइट एनालिटिक्स। इसमें अगेन वही आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है और आपकी डिटेल्स हैं वो अपीयर हो रही होंगी। तो ये बहुत अच्छा आपके सामने एक समझ लें कि एक वन स्टॉप शॉप है, आपको डिफरेंट जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही रैंक मैथ आपको सारा डेटा डिस्प्ले करवा देगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी रैंक मैथ की जनरल सेटिंग्स की तरफ। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन है स्ट्रिप कैटेगरी बेस। आपको याद होगा कि जब हमने कैटेगरी बनाई थी और कैटेगरी को हम विजिट करते हैं अपने वेबसाइट पर, तो domain.com लेट्स सपोज, अगर आपका .com में है /कैटेगरी का नाम आता है, तो अगर उस दरमियान वाले कैटेगरी के वर्ड को स्ट्रिप करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन इनेबल कर लेंगे, स्ट्रिप कैटेगरी बेस।
रीडायरेक्ट अटैचमेंट्स, नॉर्मली ये ओल्ड फैशन एक चीज़ है, अब भी ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि आपके तमाम अटैचमेंट्स के एक नया पेज बन जाता था और वो नया पेज गूगल को बहुत कंफ्यूज करता था कंटेंट के लिहाज से। तो रीडायरेक्ट अटैचमेंट, तो अटैचमेंट वाला जो पेज है वो आपके जो पेरेंट यूआरएल है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगेन वही सेटिंग्स आ गई जिनको हम डिस्कार्ड किया था अपने विज़ार्ड वाले ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसको एनेबल ही कर लें, बेहतर है। सेव चेंजेस कर लेता हूँ। वेब मास्टर टूल्स, गूगल सर्च कंसोल को आपने अगर यहाँ पे ऐड करना है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हेडलेस CMS सपोर्ट थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, हमसे रेलेवेंट नहीं है फ़िलहाल, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। robo.txt को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, इसी तरह .htxs को एडिट करना चाहते हैं, जो कि आपने नहीं करना वरना वेबसाइट ब्रेक भी हो सकती है। 404 पेजेस देखना चाहते हैं और उनकी सेटिंग करना चाहते हैं, अपना एनालिटिक्स की सेटिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हैं जी टाइटल्स एंड मेटा, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रोबोट्स मेटा को हमने इंडेक्स ही रखना है। इंडेक्स क्या मतलब है कि हमने गूगल को, सर्च इंजन की बात करता हूँ, मैं गूगल का नाम ले लेता हूँ, गूगल को हम अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, बल्कि सजेस्ट कर रहे हैं। अलाउ तो ये होता है कि हम डिसअलाउ भी कर सकते, तो डिसअलाउ करते तो हैं लेकिन ऑनर करना आगे गूगल की अपनी मर्जी पे डिपेंड कर रहा होता है। सो यहाँ से आप इसको इंडेक्स ही रखेंगे, ये ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैपिटलाइज टाइटल, ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन द टाइटल, वैसे इसको इनेबल रखें तो बेहतर है। अगर आप ये इनेबल नहीं रखते तो आपने इसका मैनुअली ख्याल रखना है कि टाइटल के अंदर आपके हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो। तो सेव चेंजेस, डन हियर। लोकल एसईओ, आप अगर आपकी वेबसाइट लोकली आप रैंक करना चाहते हैं तो आप लोकल एसईओ की सेटिंग्स को टच करेंगे। नेक्स्ट है सोशल मेटा। फेसबुक, अगर आपने पेज बना लिया हुआ अपनी वेबसाइट का, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपने सेटअप करना है, तो उस पेज का यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आप मजीद ऑथरशिप ऐड करना चाहते हैं, अथेंटिकेट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को फेसबुक के साथ, तो आपको ये तमाम जो ऑप्शंस हैं इनको भी फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम होम पेज पे आते हैं। चूंकि वो कहते हैं कि आपने स्टैटिक पेज को एज अ होम पेज सेट कर रखा है, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था, तो अब आपको उस होम पेज को एडिट करना पड़ेगा, उस पेज के टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह को एडिट करने के लिए। नेक्स्ट है ऑथर पेज। ऑथर आर्काइव्स को डिसेबल ही कर दें तो बेहतर है। सेव चेंजेस। देखें, हमने अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड रखना है, हम नहीं चाहते कि हमारा सेम कंटेंट जगह जगह अपने हमारी वेबसाइट पे फैला हुआ हो, वो कैटेगरी में भी शो हो रहा हो, वो टैग में भी शो हो रहा हो, वो किसी मंथली आर्काइव में भी शो हो रहा हो, वो डेट आर्काइव में भी शो हो रहा हो, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते, तो हम अपने ऑथर आर्काइव्स को डिसेबल ही रखेंगे। नेक्स्ट है मिसलेनियस पेजेस। डेट आर्काइव्स को भी हमने डिसेबल कर दिया। नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट्स, इनको नो इंडेक्स ही करें, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। सर्च रिजल्ट से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट के जो इंटरनल सर्च बॉक्स है, अगर कोई उसको उसमें कुछ टाइप करता है और उसको एक सर्च रिजल्ट पेज मिलता है, तो क्या उसको इंडेक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसको नो इंडेक्स ही रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक इशू भी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे किसी ने कोई ऐसी चीज़ सर्च की जो कि अलाउड नहीं थी या नहीं होनी चाहिए थी, या कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट सर्च कर लिया, तो वो एक नया पेज बना देगा, और वो पेज अगर गूगल ने इंडेक्स कर लिया तो वो उस पेज को आपकी वेबसाइट का पार्ट समझेगा। तो यहाँ से बहुत सारे इश्यूज रेज हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप सर्च रिजल्ट्स को या तो उस मसले का हल ढूंढ लें या इसको नो इंडेक्स ही रखें। नो इंडेक्स पेजिनेटेड पेजेस, यस। लेट्स सपोज अगर आपके एक कैटेगरी के अंदर 20 आर्टिकल्स हैं और एक पेज पर 10 आर्टिकल्स शो हो रहे हैं, तो 2 पेजेस बन जाएंगे। तो एक पेज को इंडेक्स कर लेगा, दूसरे पेज पे जाएगा गूगल, उसको भी इंडेक्स कर लेगा, जो कि डुप्लीकेट कंटेंट अगेन बार बार इंडेक्स होगा। तो हमने पेजिनेटेड पेजेस को नो इंडेक्स ही रखना है। नो इंडेक्स आर्काइव्स ऑफ पेजेस, बिल्कुल ऐसे करना है जी, और सेव चेंजेस हम कर देते। सो नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट की तरफ। अब यहाँ पे वो हमें ऑप्शन देता है कि आप अपने पोस्ट के टाइटल को कैसा दिखाना चाहते हो। वो कहते हैं कि टाइटल, आपके जो पोस्ट का टाइटल है वो आए, देन सेपरेटर आए, और देन आपकी वेबसाइट का साइट नेम आए, तो ये बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल, आपका होम पेज डैश और माई ब्लॉग जो हमारी वेबसाइट का टाइटल था,
वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो दैट्स फाइन। सिंगल पोस्ट की डिस्क्रिप्शन एक्सर्ट शो हो रही है, एक्सर्ट ही शो होनी चाहिए। स्कीमा टाइप, आर्टिकल, हेडलाइनर, एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, लिंक सजेशंस, प्राइमरी टेक्सोनॉमी, स्लैक एनहांस शेयरिंग। सो इन ऑप्शंस को आप एज इट इज़ रहने दें क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। सो इसी सेम जिस तरह हमने पोस्ट के डेटा को ऑप्टिमाइज़ किया, इसी तरीके से हम पेजेस को करेंगे, इसी तरीके से हम अटैचमेंट्स को करेंगे, और सेम तरीके से हम कैटेगरीज की सेटिंग से पहुंचेंगे और कैटेगरीज को भी हमने यहाँ से ऑप्टिमाइज करना है। सो कैटेगरी की टर्म, सेपरेटर और साइट नेम, टर्म डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आर्काइव्स, रोबोमेटा, और इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट है जी टैग्स की सेटिंग्स, ये भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने टैग्स को नो इंडेक्स रखना है या इंडेक्स करवाना है। अच्छा, ये बड़ा डिबेटेबल एक बात है, इसको हम इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको नो इंडेक्स रखें। अगर आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है या आप टैग्स पे रिलाई नहीं कर रहे तो आप इसको नो इंडेक्स ही रखेंगे और देन आप सेव चेंजेस कर देंगे। नेक्स्ट है साइट मैप की सेटिंग्स। लिंक्स पर साइट मैप 200 साइट मैप आपका छोटा होना चाहिए। अगर लेंथी हो रहा है तो आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, और यही काम रैंक मैथ कर रहा है। लिंक्स पर साइट मैप 200, इमेजेस भी साइट मैप के अंदर ऐड करो, इंक्लूड फीचर इमेज बिल्कुल ऐड करो जी। पिंग सर्च इंजन, पिंग सर्च इंजन क्या है कि जब भी आपका साइट मैप अपडेट हो तो ऑटोमेटिकली गूगल को बता दे कि भाई कोई नई अपडेट आई है और उसको आप इंडेक्स कर लो प्लीज। और नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट। पोस्ट को इंक्लूड करना है, पेजेस को, अटैचमेंट्स को हम नहीं छेड़ रहे, कैटेगरीज को करना है और टैग्स को हमने नहीं करना क्योंकि टैग्स पे हम रिलाई नहीं कर रहे। सो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ बिंग के लिए है, बिंग सर्च इंजन के लिए, इंस्टेंट इंडेक्सिंग। सो यहाँ पे आपके जितने भी आर्टिकल्स पोस्ट हो चुके हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे, आपने सिंपली उनको सबमिट यूआरएल्स करना है और वो बिंग के सर्च इंजन को सबमिट हो जाएंगे। उसके लिए आपको एक एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी और वो आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है 404 मॉनिटर। इसकी सेटिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी 404 यूआरएल्स होंगे वो यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे, देन हम उनको फिक्स कर सकेंगे। रीडायरेक्शंस, अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक पोस्ट को किसी दूसरे पोस्ट पर, एक यूआरएल को किसी दूसरे यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना है तो वो यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट एसईओ एनालिसिस, आप साइट वाइड एसईओ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या पोटेंशियली इश्यूज हो सकते हैं और देन आप उनको वन बाय वन फिक्स भी करेंगे। नेक्स्ट है स्टेटस एंड टूल्स, और ये हमारा जो रैंक मैथ की सेटिंग्स थी बेसिक वो कंप्लीट हुई। आपने इसको एज इट इज ही करना है जैसे मैंने किया, तो आपके जो बेसिक रैंक मैथ की सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप इसकी जगह पे योस्ट यूज करना चाहते हैं तो यू कैन, नो वरीज, इन दोनों में से लेकिन एक प्लगइन यूज करना है। थैंक यू। वेबसाइट बनाने के बाद पहला मरहला आता है कि गूगल को हम अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं। तो उसके लिए गूगल हमें एक टूल प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी वेबसाइट को जाके सबमिट करते हैं, देन वेरीफाई करते हैं कि यस ये हमारी ही वेबसाइट है, ताकि गूगल हमें उसका डेटा, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अगर उसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, इंडेक्सिंग स्टैट्स, कि गूगल को हमारी वेबसाइट इंडेक्स करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स दरपेश आ रही हैं या किन पेजेस को स्किप कर रहा है और किस वजह से स्किप कर रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स हमें प्रोवाइड कर सके। तो गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करने के लिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने वेबसाइट सबमिट किस तरह करनी है, वेरीफाई किस तरह करवाना है और किन किन तरीकों से हम वेबसाइट वेरीफाई करवा सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो डेटा गूगल हमें प्रोवाइड करेगा उसको हम अपनी वेबसाइट की बेटरमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं गूगल सर्च कंसोल के प्रैक्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, गूगल सर्च कंसोल हमें हमारी वेबसाइट की रिपोर्टिंग करता है कि हमारी वेबसाइट गूगल में किस तरह परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर एरर्स की क्या सूरत हाल है और अगर कोई वार्निंग्स वगैरह हैं वो कितनी है और हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने google.com पे जाना है। यहाँ से आप गूगल सर्च कंसोल टाइप करेंगे,
पहले सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि गूगल सर्च कंसोल के ऑफिशियल वेब पेज पर मैं लैंड कर चुका हूँ। यहाँ से आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक तो डोमेन और दूसरा यूआरएल प्रीफिक्स। अगर आप अपनी डोमेन के तमाम वेरिएंट्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो फिर आपको डोमेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी जो वेरिफिकेशन है वो थोड़ी एडवांस्ड है, तो हम सिर्फ अपनी यूआरएल प्रीफिक्स को ही ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, चेकिंग वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। आपको याद होगा कि हमने रैंक मैथ प्लगइन में इंटीग्रेशन की थी गूगल की, और गूगल हमारा कनेक्ट हो गया था हमारे रैंक मैथ प्लगइन से, और वहां से वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली फेच की है गूगल सर्च कंसोल ने और उसको वेरीफाई कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन मेथड HTML टैग। अब आप गो टू प्रॉपर्टी पे जाएं। सो यहाँ से आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस होगी, आपकी वेबसाइट के विजिटर्स कितने आए, किन कीवर्ड्स को वो सर्च करके आपकी वेबसाइट पे लैंड किया, और ओवरऑल जितनी भी रिपोर्टिंग है वो आपके सामने यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। अभी चूंकि हमने वेबसाइट ऐड की है, न्यूली वेबसाइट ऐड की है, तो अभी गूगल को डेटा फैच करने में कुछ टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है प्रोसेसिंग डेटा, प्लीज चेक अगेन इन अ डे और सो। इसी तरीके से कवरेज, एक्सपीरियंस, आपकी वेबसाइट पे पेज एक्सपीरियंस कैसा है, कौन कौन से एरर्स हैं, कोई पेज स्पीड का तो एरर नहीं है, कोई यूजर एक्सपीरियंस का तो एरर नहीं है। तो इस तरह की जो डिफरेंट एरर्स होंगे और उनकी प्रॉब्लम्स होंगे, गूगल हमें यहाँ पे हाईलाइट कर देगा और उनको फिक्स करने की भी गाइड्स प्रोवाइड करेगा। इस तरह एनहांसमेंट का सेक्शन है। अगर हम इस डिटेल में जाएं तो परफॉर्मेंस के सेक्शन में हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट किन क्यूरीज पर रैंक कर रही है और कौन से पेजेस रैंक कर रहे हैं और किन कंट्रीज में रैंक कर रही है, डिवाइसेस कौन सी हैं, सर्च अपीयरेंस कैसी रही और डेटा किस डेट को फाइनलाइज हुआ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर है, वो है यूआरएल इंस्पेक्शन। ये टॉप पे आप अपनी वेबसाइट का जो नया आर्टिकल होगा उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे और गूगल को रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी वेबसाइट का ये यूआरएल अपने पास सेव कर लो। मैं यहाँ से कोई एक डमी डेटा उठाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर पे क्लिक करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। अब गूगल कह रहा है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है अभी तक गूगल पर मौजूद नहीं है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, वो कहते हैं कि अगर आप मैनुअली चाहते हो कि आप मुझे रिक्वेस्ट कर सको कि मैं आपका पेज इंडेक्स करूं, तो आप मैनुअली मुझे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो। व्यू क्रॉल्ड पेज, यहाँ पे आप देखें साइट मैप्स अभी अवेलेबल नहीं है, रेफरिंग पेज कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, लास्ट क्रॉल्ड अभी डेफिनेटली वेबसाइट को हमने अभी अभी ऐड किया है, तो इसका जो डेटा है वो फेच करने में गूगल को थोड़ा टाइम लग सकता है। खैर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्रॉलिंग अलाउड है आपकी वेबसाइट पे या नहीं है, क्रॉल्ड एज अ डेस्कटॉप आपकी वेबसाइट विजिट की गई है या एज अ मोबाइल वेबसाइट विजिट की गई है, इंडेक्सिंग अलाउड है या नहीं है, पेज फैचिंग का जो स्टेटस है वो कैसा रहा, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं। टेस्ट लाइव यूआरएल, यहाँ से अगर आप देखें कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो लाइव कैसा दिखता है, सही चल रहा है नहीं चल रहा, कोई एरर तो नहीं है, तो आप यहाँ से टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करके उसका जो लाइव स्टेटस है वो भी एग्जामिन कर सकते हैं। सो टेस्टिंग लाइव यूआरएल, दिस माइट टेक अ मिनट और टू। मीनवाइल हम इसको देखते हैं कि कैसे ये फैच करता है और यहाँ से वापस आते हैं, रैंक मैथ पे जाते हैं। रैंक मैथ की जनरल सेटिंग्स में वेब मास्टर टूल्स पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखें गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज पे जाएं आप। अच्छा, यहाँ पे कॉपी करना है इस लाइन को, इस मेटा टैग को कॉपी किया, वापस आए, गूगल सर्च कंसोल में पेस्ट किया और सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया। वापस गूगल सर्च कंसोल पे आए, वेरीफाई पे क्लिक करें और आपकी जो वेबसाइट है वो वेरीफाई हो गई रैंक मैथ के साथ, और अब आप सर्च कंसोल का जो डेटा है वो रैंक मैथ में देख सकेंगे। उसके लिए आपको सर्च कंसोल सेपरेटली विजिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रहे वो रैंक मैथ का
प्रीमियम फीचर है उसके लिए उसका पेड प्लगइन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको नॉर्मली गूगल सर्च कंसोल मैनुअली विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे ये सारे स्टैट्स देखने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आप साथ साथ आपको ना यहाँ पे गाइड्स भी देता है कि यूआरएल इंस्पेक्शन काम कैसे करती है। अगर आप इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को कैसे देखता है तो आप लर्न मोर पे क्लिक करके एक आर्टिकल ओपन होगा और उसको थॉरोली आप रीड आउट कर सकते हैं। अपनी एक हैबिट बनाएं कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड में एंटर हो रहे हैं तो खुद को अपडेट रखा करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक कोर्स देखा बस उसी पे स्टिक हो गए। आप अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए ट्विटर पे जाएं, वहाँ पे एसईओ का टैग सर्च करें, एसईओ के लोग आएंगे उनको फॉलो करें। गूगल पे एसईओ के ब्लॉग्स विजिट करें, यूट्यूब पे एसईओ के जो ऑथेंटिक ऑथर्स हों, कंटेंट क्रिएटर्स हों, उनको फॉलो करें। सबको फॉलो नहीं करना, ऑथेंटिक सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना है। उनकी बात सुने और अपने नॉलेज को अप टू डेट रखें। और इसके बाद सबसे जो ऑथेंटिक डेटा का सोर्स या इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है वो आपका एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप जितने मर्जी ब्लॉग पढ़ लें, जितने मर्जी कोर्सेज देख लें, जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको सही तरीके से उसकी समझ नहीं आ सकेगी। सो वापस आते हैं, गूगल का हमारे पास हमारे लिए एक मैसेज है कि यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। अब उसने लाइव टेस्ट किया था, उसके मुताबिक जो यूआरएल है गूगल के लिए अवेलेबल है। अगर हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे तो गूगल इसको इंडेक्स करने की ट्राई करेगा। इस तरीके से अवेलेबिलिटी का सेक्शन आ गया। यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड। अगर किसी वजह से यूआरएल इंडेक्स ना हो सकता होता तो यहाँ पे गूगल हमें बता देता कि आपका जो यूआरएल है वो इंडेक्स नहीं हो सकता। सो क्रॉल टाइम इतने बजे इसने क्रॉल किया, क्रॉल्ड एज गूगल बॉट स्मार्टफोन। गूगल बॉट ने एज अ स्मार्टफोन हमारी वेबसाइट विजिट की। क्रॉलिंग अलाउड है जी, बिल्कुल अलाउड है। पेज फैच हो गया, सक्सेसफुल रहा। इंडेक्सिंग अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। गूगल सिलेक्टेड कैनोनिकल ओनली डिटरमिन्ड आफ्टर इंडेक्सिंग। अच्छा, अब आपके पास मोबाइल यूजेबिलिटी का कोई इशू होता तो यहाँ पे आपको वार्निंग मैसेज डिस्प्ले होता कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में रिस्पॉन्सिव नहीं है, सही तरीके से नज़र नहीं आ रही। साथ ही ब्रेड क्रम्ब, आपको याद होगा हमने ब्रेड क्रम्ब भी एनेबल किए थे तो उसको भी गूगल ने फैच कर लिया। सो वापस आते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे। सो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करके गूगल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट या हमारा यूआरएल अपने पास इंडेक्स कर लो। URL was added to priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change the queue position on priority. मतलब कि आपने एक ही पेज को बार बार सबमिट नहीं करना। गूगल कहता है कि वो उसकी क्यू की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। गॉट इट? सो नेक्स्ट चलते हैं। इंडेक्सिंग का एक मॉड्यूल है, उसमें कवरेज का सेक्शन है। यहाँ पे गूगल हमें बताएगा कि हमने आपके वेबसाइट के कितने पेजेस उठाए, कितने पेजेस को स्किप किया, अगर किसी को स्किप किया तो उसकी रीज़न क्या थी, और ये सारा जो डेटा है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है साइट मैप्स। हम यहाँ पे मैनुअली भी अपनी साइट मैप सबमिट कर सकते हैं जो हमारे प्लगइन ने क्रिएट किया था। और साथ रिमूवल्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट से कोई पेज रिमूव हो जाए तो आप यहाँ पे मैनुअली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा फलां पेज गलती से इंडेक्स हो गया था, उसको रिमूव कर दो। पेज एक्सपीरियंस, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का एक्चुअली एक्सपीरियंस कैसा है, पेज स्पीड वाइज, लोडिंग वाइज, लोड कैसे होता है, इंटरेक्टिव कब बनता है, ये सारी चीज़ें आप पेज एक्सपीरियंस के सेक्शन में देख सकेंगे। इस तरह कोर वेब वाइटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ लें, अब तो एक पूरा रैंकिंग सिग्नल बन चुका है जो पेज स्पीड है। तो इसके बारे में हमने फ्यूचर में जाके थॉरोली देखना है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि कोर वेब वाइटल्स कुछ टूल्स का समझ लेंगे कम्बिनेशन है जिन टूल्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी पेज का यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए। सो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। मैनुअल एक्शंस होते हैं कि देखें दो तरह के एक्शंस गूगल ले सकते हैं हमारे अगेंस्ट। एक तो होगा एल्गोरिथमिक एक्शंस कि कोई गूगल के एल्गोरिदम ने कोई गलत चीज़ डिटेक्ट की हमारी वेबसाइट पे और उसको पेनलाइज कर दिया। दूसरी होती है मैनुअल पेनल्टी। मैनुअल पेनल्टी, गूगल के पास बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि सर्च क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। तो वो जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स को मैनुअली भी देखते हैं कि क्या ये कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज तो नहीं ले रहा, कोई इसी तरीके से हमारे सिस्टम को ट्रिक तो नहीं कर रहा। अगर कोई उनके सिस्टम को ट्रिक कर रहा हो
या गलत प्रैक्टिसेस कर रहा हो तो वो उस पर मैनुअल एक्शन लगा देते हैं, और वो मैनुअल एक्शन आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा कि इस वेबसाइट के साथ ये इश्यूज पेश आ रहे हैं। इसी तरह सिक्योरिटी इश्यूज, आपकी वेबसाइट हैक होती है तो गूगल आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है, और उसको फिक्स करने की जो सजेस्टेड आर्टिकल्स होंगे वो भी आपको बताएगा। इस तरह कुछ इंटरनेशनल टारगेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करे आपकी, तो उसमें आप इंटरनेशनल टारगेटिंग में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्री। मैंने इंटरनेशनल टारगेटिंग सिलेक्ट की, लैंग्वेज लोड हो रही है कि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट किस लैंग्वेज को टारगेट कर रही है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कंट्री भी। तो मैं कंट्री के ऑप्शन जाता हूँ, टारगेट यूजर्स इन, करंटली क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट किसी भी कंट्री को टारगेट करे या किसी स्पेसिफिक कंट्री को, एरिया को टारगेट ना करे, तो मैं अनलिस्टेड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको तभी आपने टच करना है इस ऑप्शन को जब आप श्योर हो कि आप करने क्या वाले हैं, वरना आप इसको बाय डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हैं। तो सेव कर लेता हूं, वापस आते हैं। इस तरह मैसेजेस, यूआरएल पैरामीटर्स, वेब टूल्स, लिंक्स, यहाँ पे आपकी वेबसाइट को जितने भी बैक लिंक्स मिल रहे हैं वो डिस्प्ले होंगे, वो शो होंगे, ताकि आपको पता चले कि कौन सी वेबसाइट आपको लिंक कर रही है, किस एंकर से लिंक कर रही है, कब से लिंक कर रही है, ताकि आप अपने बैड नेबर्स को रिमूव करने की ट्राई कर सकें या उनको रिक्वेस्ट कर सकेंगे आप अपनी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो रिमूव कर दें। सो ये कुछ बेसिक्स। अच्छा, साथ ही सेटिंग्स भी हैं, आप यहाँ से मजीद जो यूजर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। चेंज ऑफ एड्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है और आपने यूज नहीं करना। ये उसी सूरत में यूज हो सकता है जब आपकी वेबसाइट का यूआरएल आप बिल्कुल चेंज कर रहे हो, डोमेन नेम ही चेंज कर रहे हो, कि एक वेबसाइट थी, आप किसी वजह से उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन उसको आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं एक नई डोमेन पे, तो गूगल आपकी इस मामले में हेल्प करता है, और वो चाहता है कि अगर आप माइग्रेशन करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट को मूव कर लें और चेंज ऑफ एड्रेस का ऑप्शन यूज करें, ताकि गूगल को भी पता चल जाए कि आपने वेबसाइट को मूव किया। इस तरह क्रॉल स्टैट्स एंड ऑल दैट, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मजीद भी मौजूद है। सो इस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल को इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, और उसके डेटा से चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरफ जा रही है और किन किन बेहतरी की, किन किन बेटरमेंट्स की अभी गुंजाइश मौजूद है। तो गूगल सर्च कंसोल का ओवरव्यू का लेक्चर एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।